वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 33 3 लघु कथा है। साहित्य की सबसे लंबी विद्या उपन्यास का रूप अपने पिछले पाठ में पढ़ा। आइए गद्य साहित्य की सबसे छोटी और हृदय पर सीधे प्रभाव डालने वाली विद्या लघु कथा को पढ़ते हैं। इस पाठ में हम हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी सुप्रसिद्ध लेखकों की 3 लघु कथाएं पढ़ेंगे। पहली है तमिल भाषाई सुविख्यात लेखक भम्यम भारती द्वारा लिखित कवि और लाहौर। दूसरी लघु कथा का शीर्षक है क्या नहीं कर सकता। ये एक मणिपुरी लघु कथा है जिसके लेखक इमोहल सिंह कजम है। तीसरी है बांग्ला लेखक वनफूल की लिखी सड़क का आदमी लघु कथा। आइए इन्हें विस्तार से इस पाठ में पढ़ते हैं और लघु कथा की विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप गद्य साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विद्या लघु कथा की विशेषताओं की सूचना बता सकेंगे। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य की सराहना कर सकेंगे। कम शब्दों में अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बात संप्रेषित करने की कला पहचान सकेंगे। गरीब व्यक्ति का भी आत्मसम्मान होता है और यह उसकी रक्षा करता है। तथ्य को विश्लेषण कर सकेंगे। अपने व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरों के व्यवसाय का पूरा सम्मान देना ही सभ्यता सिद्ध कर सकेंगे। आजकल भ्रष्टाचार के चलते कुछ भी संभव है। लघु कथा के आधार पर विश्लेषण कर सकेंगे। सरल भाषा का प्रयोग करते हुए गहरी बात की पहचान कर सकेंगे। क्रियाकलाप: निम्नलिखित बिंदु के आधार पर एक छोटी सी कहानी विकसित कीजिए। बुद्धिया काक की पंसारी की दुकान। नीता का रोज बुद्धिया काक की दुकान से सामान खरीदता। नीता की अपनी 4 वर्ष की बेटी और घर पर अकेला छोड़कर बैंक की नौकरी करना और परेशान रहना। अगले दिन से नीता का बुद्धिया काक के यहाँ बेटिया को छोड़ने का निर्णय लेकर निश्चित होना। अगले दिन घर पर आकर बेटी का माँ नीता से लिपट कर बहुत रोना। मूल पाठ: आइए एक बार तीनों लघु कथाएं पढ़ लेते हैं। कवि और लाहौर। यूरोप का एक प्रसिद्ध कवि किसी समय एक लाहौर की दुकान के नज़दीक से गुजर रहा था। कहीं से उसने गाने की आवाज़ सुनाई दी। कवि ने ध्यान से सुना तो पाया कि भीतर लोहर गा रहा था और वह गीत जो लोहर गा रहा था उसी कवि का लिखा हुआ था। लोहर कविता के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर मनमाने ढंग से ऊंची आवाज़ में गाता जा रहा था। कवि के क्रोध का ठिकाना ना रहा। वह तुरंत दुकान के भीतर चला गया। वहाँ लोहर के सारे औजार तरतीब से रखे हुए थे। कवि ने शीघ्रता से उन सबको निधर बितर कर दिया। असली कहीं फेंकी तो हथौड़ा कहीं। उदित लोहार बोला, कौन है रे बाबा तू? पागल, मेरे औजारों को क्यों फेंक कर मेरा काम क्यों बिगाड़ रहा है? कवि ने कहा, तुम्हारे सभी औजार अभी तो दुकान में ही है ना, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? हाँ, ये औजार ही तो मेरी संपत्ति है। यह मेरी ज़िंदगी है, इस पर इतना गुस्सा क्यों? उसने नम्र होकर जवाब दिया। कवि ने कहा, तो मेरा गीत भी मेरी ज़िंदगी है। अभी अभी तुम एक गीत गा रहे थे, वह मेरा ही लिखा हुआ है। मेरे गीत को तुम तोड़ मरोड़ कर क्यों गा रहे थे? उस पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों? लाहौर ने लज्जा से सर झुका दिया। सुब्रयम भारती। क्यों नहीं कर सकता? अभी अभी ज़ोर शोर से गुजरने के आवाज़ क्यों चुप हो गए?
सोच रहा हूँ बरसूं या नहीं, क्यों मौसम तो है ही, तुम्हारा है कि नहीं। हाँ है, लेकिन उत्तर नहीं सके तो मैं ले चलूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। नहीं रुको, सोच रहा हूँ, क्या ना बरसूं यहीं, तब तो सूखा पड़ जाएगा। सूखे के नाम पैसे टटोलने वाले बहुत हो गए हैं। बरसूंगा तो अभी भी हाल बाढ़ के नाम पर पैसे मांगने वाले लाभ की खुशी की कल्पना में मस्त है। सही मात्रा में बरसो, ज़्यादा नहीं, ताकि बाढ़ ना आ जाए। वहाँ कैसे, अगर थोड़ा सा भी बरसूं तो यूं ही नकली बाढ़ तो आ ही जाएगी। आदमी क्या नहीं कर सकता। शायद फिर उत्तर देने की आवश्यकता ना रही हो। हवा चुप हो गई। इबोलल सिंह कज्जम, सड़क का आदमी। जेठ की तपती दोपहरी में भी बिना छतरी के राघव सरकार को चलने की आदत थी। वह दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। सो आज की पगड़ी पर निकल पड़े। पैरों में जूते जरूर थे, लेकिन उनकी कीलें इस तरह निकली हुई थी कि दोनों पैरों में जख्म हो गए थे। उसने दोनों पैरों की तुलना मत्स्या पर पड़े भीष्म पितामह के पैरों से करना अनुचित नहीं होगा। उसके मुखमंडल पर परेशान आदमी जैसी कोई झलक नहीं थी, और उनके कदम तेजी से निश्चित बढ़ रहे थे। किसी का अनुग्रह या किसी की दया उन्होंने कभी कहीं हो, ऐसा आज तक नहीं सुना गया। उनके मित्र बताते हैं कि वे किसी पर कभी आश्रय नहीं हुआ। खुद सबका भला करने की भरसक कोशिश करते हैं। अपने सर को सदा ऊंचा उठाए रखना ही उनकी जिंदगी का एकमात्र सिद्धांत है। वे पगड़ी पर चले जा रहे थे कि टन टन की घंटी बजता हुआ एक रिक्शा वाला उनके पीछे हो लिया। रिक्शा चाहिए बाबू, रिक्शा। राघव सरकार ने देखा। एक किसकाए उनकी ओर याचना भरी नज़र से देख रहा था, पर इस मसले में उनका सिद्धांत ही निराला था। वे ये मानते थे कि कोई अपमानुष ही होगा जो दूसरे से अपना बोझ खिंचवा सकता है। वे अपने जीवन में कभी भी पालकी या रिक्शा पर नहीं चढ़े थे। वे उसे पशुता मानते थे। माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने कहा, नहीं, रिक्शा नहीं चाहिए। पगड़ी पर वे तेजी से चलने लगे। रिक्शे वाला भी उनके पीछे टन टन घंटी बजाते हुए चलने लगा। अचानक उनके दिमाग में कौंधा, शायद इस गरीब के पास अंतर जुटाने का ही एकमात्र उपाय हो। वे पढ़े लिखे थे, सो उनके मन में पूंजीवाद सदृत नारायण बोले स्वीकार, श्रम के विभाजन, बस्ती की दुर्दशा आदि अनेक बातें श्रम भर में आई और गई। राघव ने फिर एक बार जाते जाते देखा, ओ ये रिक्शे वाला सचमुच ही कितना निहीर है। इसकी दुर्बलता देखकर राघव का हृदय दया से भर आया। घंटी टन टन कर रिक्शे वाला ने फिर कहा, बाबू चाहिए ना आपको, पहुंचा दे, कहाँ जाएंगे। रिक्शा तक जाने के कितने पैसे लगे? 6 पैसे। अच्छा चलो। लेकिन राघव सरकार रिक्शे पर सवार नहीं हुआ। वे पहले ही तरह की पगड़ी पर चलते रहे। आइए बाबू चढ़िए। रिक्शे वाला फिर गिड़गिड़ाया। तुम चलो ना। राघव ने चलने की सिफारिश तेज कर दी। बीच बीच में दोनों के साथ ये संवाद होते रहे, आइए बाबू चढ़िए ना, तुम चलो ना। शिवतला पहुंचकर जेब में 6 पैसे निकाल कर राघव सरकार ने रिक्शे वाले को देते हुए कहा, ये लो। आप तो रिक्शे पर चढ़े ही नहीं। मैं रिक्शे पर नहीं चढ़ता। क्यों, रिक्शे पर चढ़ना पाप है? वो आपको पहले ही बता देना था। रिक्शे
वाले के चेहरे पर घृणा का भाव उभर आया। उसने पसीना पोंछा और धीरे धीरे चलने लगा। पैसे ले जाओ, हम किसी से भीख नहीं लेते। टन टन घंटी बजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। बनफूल। आइए समझे। आपने 3 लघु कथाएं पढ़ी। लघु कथा नवीन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। आप अक्सर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को इन्हें पढ़ते होंगे। आप इन लघु कथाओं को पढ़ कर समझ गए होंगे कि लघु कथा की कहानी की तुलना में बहुत छोटी है। छोटी होने के कारण सरलता और जल्दी से पढ़ी जाती है। यह एक बहुत सी रोचक विधा है। इसे पढ़ने में समय बहुत कम लगता है और ये पाठक के हृदय पर तीखा वार करती है। इसकी भाषा तीखी और चुटकुली होती है। लघु कथा में कोई ना कोई व्यंग्य नीति होता है। इसमें नैतिक मूल्य प्रदान होता है जिससे कोई ना कोई सीख मिलती है। आइए 3 लघु कथाएं कवि और लाहौर क्या नहीं कर सकता और सड़क का आदमी के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। पहली लघु कथा एक पुनः पढ़े। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? यही ना, सभी को अपना कार्य बहुत प्यारा होता है, चाहे वे लाहौर हो या कवि। सभी को अपने कार्य करने के माध्यम भी बहुत प्यारे होते हैं। चाहे वे औजार हो या कवि, सभी को अपने कार्य करने के माध्यम भी बहुत प्यारे होते हैं। चाहे वे औजार हो या शब्द, कोई भी उसने बेहतर भी नहीं देख सकता। मान लीजिए आप एक कलाकार हैं, तो क्या आप अपने रंगों को ऐसे बिखरे हुए सहन कर पाएंगे? या आपका ब्रश कोई उठा कर कहीं फेंक दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसी तरह कवि को भी अपने लिखे गीत के शब्दों की तोड़ मरोड़ पसंद नहीं आई और उसने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोई भी व्यवस्था छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, जहाँ काम आवे सोई वह काम करे तलवार। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। प्रत्येक का अपना महत्व है, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। व्यक्ति को अपना व्यवसाय तो पसंद होता ही है, साथ ही दूसरे के कार्य को सम्मान देना भी उसका कर्तव्य बनता है। यही सभ्य मानव के गुण हैं। इसी प्रकार सभी मित्र भाषियों को अपनी भाषा से लगाव होता है, प्रेम होता है, परंतु इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आप दूसरे की मातृभाषा का सम्मान ना करें। आप दूसरों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करोगे तो आपका भी लोग सम्मान करेंगे। आइए दूसरी लघु कथा क्या नहीं कर सकता पुनः पढ़ते हैं। इस लघु कथा का शीर्षक कथा की सारी बातों को एकदम खोल देता यानी इसमें आदमी भी लगा होता। आजकल भ्रष्टाचार के युग में आदमी कुछ भी कर सकता है। यही सोचकर बादल बार बार विचार कर रहा है कि बरसे या नहीं। हवा इसकी मदद करने पहुंचती है, परंतु बादल उसे भी रूथर कर देता है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जरा सा बादल बरसेगा और आदमी उसे नकली बाढ़ का रूप तुरंत कागजों पर दिखाकर अपना लाभ कमा लेंगे। कथाकार ने आज के बढ़ते भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग सिद्ध को उभारा है। आइए तीसरी लघु कथा सड़क का आदमी की चर्चा करते हैं। अब पहली लघु कथा में पढ़ चुके हैं कि हमें दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की, उसके काम में आने वाले औजारों की, उसकी भाषा की आदि सभी की इज्जत करनी चाहिए। उसे भरपूर सम्मान देना चाहिए। यदि आपके उस सिद्धांत है तो अगला व्यक्ति भी आपका सम्मान और सिद्धांत रखता है। यदि आप दृढ़ संकल्प है तो अन्य व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी व्यवसाय हो, अपने संस्कार, संकल्प और आत्मसम्मान रखता है। यह बात सोचकर समझकर दूसरों का सम्मान करना आवश्यक है। तीसरी लघु कथा में इसी बात को एक घटना के द्वारा खोला गया है। माना
राघव सरकार बहुत पढ़े लिखे, सिद्धांतवादी, आदर्शवादी, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं, पर यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं एक रिक्शे वाले के अपने आदर्श और सिद्धांत नहीं हो सकते। छोटा काम करने वाला दिखाने में कसम के निरीह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही करे जैसे कि सरकार राघव चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहचान होती है जिसे वह बेकार रखने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। रिक्शा चलाने वाले का भी अपना सम्मान है जिसे उसने बना कर रखा है। क्या आप रिक्शे वाले के दुख का अनुभव लगा सकते हैं? जब राघव सरकार ने रिक्शे पर चढ़ने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह मानते हैं कि रिक्शे पर चढ़ना पाप है, या राघव सरकार ने दूसरे के व्यवसाय को उसकी रोजी रोटी कमाने के माध्यम को शिष्टकृत किया, उसका अपमान किया? इसका उत्तर रिक्शे वाले ने ये कहकर दिया कि हम किसी से भीख नहीं मांगते। गरीब व्यक्ति का भी आत्मसम्मान होता है और वह उसकी रक्षा करता है। उपयुक्त तीनों कहानियाँ का विश्लेषण करने पर आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि प्रत्येक कथा में कोई ना कोई शिक्षा निष्कर्ष रूप में सामने आती है। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या? यहाँ एक एक वाक्य में लिखे। अरे इससे आवाज़ कम करवा ले, डंडी से, डंडी मन से आवाज़ करें। आपने क्या सीखा? लघु कथा नवीन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या है। इनका प्रकाशन अक्सर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में होता है। लघु कथा कहानी की तुलना में बहुत छोटी है। छोटी होने के कारण सरलता और तीव्रता से पढ़ी जाती है। ये एक बहुत ही रोचक विद्या है। लघु कथा में कोई ना कोई व्यंग नीति होता है। इसमें नैतिक मूल्य प्रदान होता है जिससे कोई ना कोई सीख मिलती है। इसकी भाषा तीखी और चुटकुली होती है। व्यक्ति को अपना व्यवसाय तो पसंद होता ही है, साथ ही दूसरे के कार्य को सम्मान देना भी उसका कर्तव्य बनता है। यही सभ्य मानव के गुण हैं। दूसरी लघु कथा में कथाकार ने आज के बढ़ते भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग पैदा कर वास्तविक स्थिति को उभारा है। तीसरी लघु कथा सड़क का आदमी बीती बताती है कि हमें दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की, उसके काम में आने वाले औजारों की, उसकी भाषा आदि की सभी की इज्जत करनी चाहिए, उसे भरपूर सम्मान देना चाहिए। योग्यता विस्तार। इस पाठ में आपने 3 लघु कथाएँ पढ़ी। ये लघु कथाएँ का डॉक्टर बलराम द्वारा संपादित विश्व लघु कथाएँ कोश के द्वारा दूसरे खंड से आपके पाठन के लिए चयनित की गई है। यह विश्व कोश 8 खंडों में प्रकाशित है। इसमें विश्व की सबसे सुप्रसिद्ध कवि भाषाओं में लघु कथाएँ संकलित है। आपको जानकर अचरज होगा कि ये लघु कथा हिंदी भाषा में नहीं बल्कि विश्व की अनेक भाषाओं के साथ हमारी अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवादित की गई है। पहली तमिल लघु कथा कवि और लाहौर। दूसरी लघु कथा क्या नहीं कर सकता मणिपुर भाषा में इम्बोर सिंह कज्जम द्वारा रचित से हिंदी में अनुदित कथा है। तथा तीसरी लघु कथा सड़क का आदमी बांग्ला भाषा में सुप्रसिद्ध लेखक फनपुर द्वारा रचित है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं से विषय संबंधित अन्य लघु कथाएँ ढूंढ कर पढ़िए। अन्य भारतीय भाषाओं की लघु कथाओं के अनुवाद अक्सर प्रकाशित होते रहते हैं। उन्हें एकत्रित कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। पुस्तकालय में जाकर अन्य लघु कथाएँ कोश की खोज कीजिए और उनमें से अपनी पसंद की लघु कथाएँ पढ़िए। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।